नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परचम क्लासेस में एक बार फिर से। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में जो आज हम नया टॉपिक चालू करेंगे है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो वी आर डीलिंग विद पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने देश की यूनियन गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है। पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो इट हैज़ 3 लेग्स, जैसा आप सभी को पता है। वन इज़ द एग्जीक्यूटिव, द अदर वन इज़ द लेजिस्लेटिव और फाइनली होता है जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव जो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम मूव कर रहे हैं लेजिस्लेटिव पार्ट पे। सो अगर हम पार्लियामेंट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ आर यूनियन गवर्नमेंट। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, पार्लियामेंट के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। बट क्लास चालू करने से पहले एक छोटा सा प्रिल्यूड। सो वेलकम बैक क्लास। आज का टॉपिक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वी आर डिस्कसिंग विद पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे अपन। पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन गवर्नमेंट। किससे डिस्कशन रहता है इस पे? पार्ट 5 में क्या बताया गया है, क्या डिस्क्राइब किया है? तो यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। अब एज वी नो, गवर्नमेंट हैज 3 पार्ट और 3 ऑर्गन। सबसे पहला होता है एग्जीक्यूटिव, जिसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, डिस्कसिंग वेरियस ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो इनके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। दैट फॉल्स अंडर द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, फिर आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा लेजिस्लेटिव के ऊपर। लेजिस्लेटिव कौन है? लेजिस्लेटिव जहां पे कानून बनता है, कि इस देश में कोई भी पॉलिसी जब कानून बनेगी तो कहां पे बनेगी? लेजिस्लेटिव में बनेगी। कोई भी लॉ, कोई भी पॉलिसी बनेगी, कोई भी प्रोग्राम बनेगा फॉर दी पीपल ऑफ आर कंट्री और फॉर दी कंट्री, तो वो कहां बनेगा? लेजिस्लेटिव में बनेगा। तो यूनियन गवर्नमेंट में कहां बनेगा? पूरे देश के लिए बनेगा। और इसी तरह अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे, जो कि आगे जाके हम करेंगे, तो वो काम कहां पे हो जाएगा? वो स्टेट असेंबलीज के अंदर हो जाएगा। और यहां का जो काम होता है वो होता है किसके अंदर? वो ऑर्गेनाइजेशन या वो बॉडी का नाम है पार्लियामेंट। जो पवित्र संस्था है हमारे यहाँ पे, जहां पे कानून बनाए जाते हैं, वो है पार्लियामेंट। कितनी पवित्र है वो आप सब जानते ही है। ठीक है, फिर एक और ऑर्गन आता है हमारे यहाँ पे, जुडिशरी। ठीक है, एक और ऑर्गन होता है हमारी गवर्नमेंट का, वो होता है जुडिशरी। या किसी भी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो इट हैज 3 ऑर्गन्स। एग्जीक्यूटिव जो कार्य प्रणाली होती है, जो मेन काम करती है, जो एग्जीक्यूटिव जो लागू करेंगे पॉलिसीज को, वो एग्जीक्यूटिव है। लेजिस्लेटिव जो कानून बनाएंगे कि क्या कानून बनना चाहिए, ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे डिस्कशन होता है। वो सारा काम कहाँ पे होता है? पार्लियामेंट के अंदर। और फिर जुडिशरी जो इन लॉस को रिव्यू करेगी कि किस तरीके से इनको बनाया गया है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, नहीं गया है, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रहा है, जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो बिल्कुल लीगल तरीके से किया जा रहा है, तरीके से जो लॉ के अंदर लिखा हुआ है उसी तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये जो तीसरा पार्ट होता है, ये होता है किसका काम होता है? किसके मत्थे होता है? ये होता है जुडिशरी के माथे होता है कि भैया आपको रिव्यू करने हैं सारे लॉस। क्लियर है भाई? तो ये 3 ऑर्गन होते हैं। एग्जीक्यूटिव हम कर चुके हैं, जुडिशरी हम बाद में करेंगे। आज जो हम करेंगे वो है लेजिस्लेटिव। और लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो हमारे भारत देश का है वो है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट क्यों है हमारे भारत देश का? तो डेमोक्रेसी की अगर बात करेंगे तो डेमोक्रेसी में भी क्या होता है? 2 टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंशियल और एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल में थोड़ा सा आप ये बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव को ऊपर रखा गया है लेजिस्लेटिव से, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में लेजिस्लेटिव को ऊपर रखा गया है एग्जीक्यूटिव को। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हमेशा एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर, जो कि यहां पे नहीं पाया जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जनरली कहां पाई जाती है? यूएस के अंदर पाई जाती है। जनरली मतलब यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, जहां पे जो प्रेसिडेंट है ही इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑल्सो एंड ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। So executive has been given a top position or the upper position than the legislative in presidential form of governance। हैं दोनों ही डेमोक्रेसी। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या है? हमने लेजिस्लेशन को थोड़ी सी और अहमियत दी है, उसको थोड़ा सा ऊपर रखा है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में लेजिस्लेशन बिकम्स एट दी अपर पोजिशन और एट दी हायर पोजिशन देन दी एग्जीक्यूटिव। क्लियर है बात? यहां पे जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में, ये दोनों के दोनों इंटरलिंक्ड है। हमारा जो एग्जीक्यूटिव आ रहा है वो काहे में से आ रहा है? वो लेजिस्लेटिव के अंदर से ही आ रहा है। हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आ रहे हैं? हमारे लेजिस्लेटिव के अंदर से ही आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ
गवर्नेंस में, ठीक है। यहाँ का जो कांग्रेस है, जो पार्लियामेंट जैसे हमारा है, वहाँ का जो कांग्रेस बोलते हैं वहाँ पे, तो वहाँ का जो कांग्रेस है उसमें कोई भी प्रेसिडेंट का रोल नहीं है, प्रेसिडेंट बिल्कुल बाहर बैठता है, उसका कोई लेन देन नहीं होता। लेकिन जो हमारा यहाँ हेड ऑफ गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे पार्ट रहता है हमारी लोकसभा या राज्यसभा का। क्लियर है बात? तो ये तो एक बेसिक फर्क था। अब बात करते हैं अपन पार्लियामेंट की बात। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है, वो तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने डिस्कस कर लिया, डिसाइड कर लिया कि भैया हमारे को पार्लियामेंट्री चाहिए, हमारे को जनता को इंपॉर्टेंस देनी है, जो कि हो सकता है मेरी नज़र में, मतलब मेरे को तो मेरी लगता है कि ये होता तो शायद थोड़ा सा बेटर सिस्टम हो सकता था हमारे देश के लिए। बट ठीक है, जनता को इंपॉर्टेंस देनी थी तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दी है। सिस्टम तो दोनों ही सही है, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, ये भी सक्सेसफुल है ये भी अनसक्सेसफुल है, कई जगह ये सक्सेसफुल हो जाता है कई जगह वो सक्सेसफुल हो जाता है। किस तरीके से आप इसको लागू करते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ये अपन बात कर ही चुके हैं। पार्ट 5 में आता है आर्टिकल नंबर 79 से लेके आर्टिकल नंबर 122 तक। तो 79 से 122 तक जो भी कहानी दे रखी है, वो कहानी किसकी दे रखी है? वो दे रखी है पार्लियामेंट ऑफ आर कंट्री के बारे में बता रखा है। इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल बोला जाता है। हमने कहाँ से लिया है ये? तो हमने जो अडॉप्ट किया है ये यूके की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को ही हमने फॉलो किया है, वहीं से हमने इसको अडॉप्ट किया है। और वैसे भी ब्रिटिशर्स हमारे राजा थे ही, तो हमने वहाँ से बहुत कुछ लिया है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमने यूके से ही उठाया है। और यूके की जो पार्लियामेंट है वो कहाँ पे स्थित है? वो स्थित है वेस्टमिंस्टर एरिया है, सिटी है, वहाँ पे स्थित है। तो इसी के लिए हमने इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोला है। हालांकि इसका कोई खास मतलब नहीं है, बट ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल इसलिए बोलिएगा क्योंकि वहाँ पे वेस्टमिंस्टर में ये मॉडल फॉलो होता है, तो हमने वहीं से लिया है, तो इसको भी हमने वेस्टमिंस्टर मॉडल बोल दिया गया है या बोला जाता है। बोलते तो कोई भी नहीं है, बट इसका एक और नाम पर्यायवाची आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब सूरज को रवि एक पर्यायवाची होता है सूरज का, पर बोलता तो कोई भी नहीं है ना, तो इसी तरीके से एक पर्यायवाची है वेस्टमिंस्टर मॉडल, पर एक्चुअल लाइफ में लेमन लैंग्वेज में कहीं पर कोई भी नहीं बोलता। फिर आता है बाइकैमरलिज्म। अब पार्लियामेंट क्या है? अब हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट के भी क्या है? 3 हिस्से हैं हमारे पार्लियामेंट के, 3 हिस्से हैं। एक हाउस है हमारा लोकसभा, एक हाउस है हमारा राज्यसभा, और एक है हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति महोदय। ये तीनों मिलकर हमारा पार्लियामेंट बनाते हैं। पार्लियामेंट का कतई मतलब नहीं लोकसभा राज्यसभा है। हमेशा हमारे को क्या लगता है कि लोकसभा राज्यसभा जो सांसद है, जो हमारी संसद है, वही हमारा क्या हो जाता है? पार्लियामेंट हो जाती है। नहीं, पार्लियामेंट का एक अभिन्न हिस्सा, एक इंटीग्रल पार्ट प्रेसिडेंट भी है, एक प्रेसिडेंट भी है। पार्लियामेंट इन तीनों को मिला के बनती है, 3 पार्ट्स मिलते हैं तभी वो पार्लियामेंट कहती है। जब तक कोई भी लॉ, मैंने क्या बताया, पार्लियामेंट का मेन काम क्या है? लेजिस्लेशन बनाना, लॉ बनाना। लेकिन कोई भी लॉ नहीं बनेगा जब तक वो इन 2 हाउस से पास होके प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए नहीं जाएगा। जब तक प्रेसिडेंट उसको साइन नहीं करेंगे इन दोनों हाउस से गुजरने के बाद, तब तक वो लॉ कभी भी लॉ नहीं बनेगा, वो बिल कभी भी लॉ नहीं बनेगा। तो प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इसलिए थर्ड विंग भी आपकी पार्लियामेंट की बोल सकते हैं। बट अगर हम इन 2 हाउस की बात करेंगे, क्योंकि मेन जो सारा काम है वो कहाँ होता है? इन 2 हाउस में होता है। इन 2 हाउस में होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो क्योंकि ये 2 हाउसेज हैं ऑफ लेजिस्लेशन, तो इसको बोला गया बाइकैमरलिज्म। क्या बोला गया? बाइकैमरलिज्म। तो हमारे यहाँ पे जो बाइकैमरलिज्म चालू हुआ था, हालांकि तो हमने तो 1947 जब हम आज़ाद हुए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद से ही हमने वर्किंग इस पे चालू करी, लोकसभा बनी, फिर राज्यसभा बनी, ठीक है। लेकिन सबसे पहला मॉडल ये हमने कहीं पे देखा हो, हमारे प्रत्यक्ष आंखों से देखा था, तो हमने 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे हमारे भारत देश में, लागू किए गए थे ब्रिटिश राज द्वारा। तो तब भी बाइकैमरलिज्म का जिक्र होने लग गया था, बाइकैमरलिज्म लागू हो चुका था हमारे भारत देश में। क्लियर है बात? सो बाइकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन 1919। हाउएवर अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करेंगे या 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की बात करेंगे, तो वो तो हमारे आज़ादी के बाद ही आया है, जब हमारी लोकसभा हो गई और फिर 52 में राज्यसभा हो गई, उसके बाद ही आया है। बट जो कंसेप्ट है बाइकैमरलिज्म का, वो कब आया? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के साथ हमारे देश में आया। अब आती है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा आप सभी जानते हैं, नाम से पता पड़ रहा है लोकसभा, इसको हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? HOP, हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। पहले इसको हाउस ऑफ पीपल के नाम से ही जाना जाता था, और इसको काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था अप टिल 1954। 1954 में इनका हिंदी नामकरण हुआ है, इनको लोकसभा और राज्यसभा बोला गया। उससे पहले इसको काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल ही बोला जाता था। और वहां पे अगर हम यूके से हमने लिया है, तो वहां पे इसको हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन, और इस वाले दूसरे हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ एल्डर्स बोला जाता है। क्लियर है बात? बट मोटा मोटा कहानी सेम सी है।
सो हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा नाम से ही पता पड़ रहा है जनता का सदन, जनता का सदन यानी यहां पे जो लोग बैठेंगे वो जनता द्वारा चुने जाएंगे, वो जनता द्वारा चुने जाएंगे। क्यों जरूरत है इसको भी समझो, क्या जरूरत है लोकसभा और राज्यसभा की, जब कानून बनाना ही है, इतने सारे लोग अपन ने लोकसभा में 500 550 लोग भेजे हैं, तो वही कानून बना दे, एक और हाउस की कहां जरूरत पड़ रही है। तो इसको आपको समझने की जरूरत है। लोकसभा क्या है? लोकसभा है जनता का सदन, जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए या जनता द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए, दे आर सिलेक्टेड फॉर लोकसभा, दे आर इलेक्टेड एंड दे आर गिवन सीट इन दी लोकसभा। 543 जो हमारे मेंबर है, जो मेंबर है वो लोकसभा के लोगों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोगों द्वारा चुने जाते हैं तो क्या हो सकता है, ये पूरे भारत देश के लिए लॉ बनाते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, पूरे भारत देश के लिए लॉ बनाते हैं। जो लोकसभा में बैठेंगे वो यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है, यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है, तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, पूरे देश के लिए कानून बनाएगी, ठीक है। पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन देश बना किससे है? देश बना किससे? देश के टेरिटोरियल स्टेट्स भी हैं बीच में। देश सिर्फ एक इंडिविजुअल एंटिटी तो है नहीं, उसके अंदर बहुत सारे टुकड़े टुकड़े और भी हैं। महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बहुत सारे एरिया, तमिलनाडु है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो छोटे छोटे टेरिटोरियल डिवीजन भी हैं देश के अंदर, एक ही देश नहीं है देश के अंदर। आपको ये समझने की जरूरत है, भले ही हम एक देश कहलाएं, लेकिन देश कभी भी एक नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स भी होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं जिनको हम स्टेट्स बोलते हैं। तो अगर एक यूनिफाइड कानून, पैन इंडिया कानून बनाया गया है, तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि हर स्टेट में उसकी इक्वल इंपॉर्टेंस होगी या उसको उसी तरीके से देखा जाएगा या उसी तरीके से उस पर लागू होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टेट्स का भी अपना अपना से होना चाहिए, स्टेट्स का भी अपना अपना से होना चाहिए कि भैया हम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश के लिए कानून परफेक्ट है, ठीक है, आपने बना दिया, देश का कानून है, लेकिन स्टेट की नज़र से भी इसको देखो। हो सकता है किसी स्टेट को नुकसान हो रहा हो सकता है किसी स्टेट को फायदा हो रहा हो। तो कोई भी स्टेट फायदेमंद पोजीशन पे या नुकसान वाली पोजीशन पे, एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे नहीं पहुंचे या उनकी बात रखी जाए, उसके लिए एक और स्टेट का हाउस बनाया गया है, वो है राज्यसभा, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। बेसिकली ये स्टेट की आवाज है, ये स्टेट की आवाज है, ठीक है। ये तो क्या है, लोगों द्वारा बनाए गए, जो लोकसभा है लोगों द्वारा चुने गए लोग हैं, लेकिन अब ये पूरे भारत देश का कानून एक साथ बनाते हैं। लेकिन भारत देश का कानून पूरे भारत में जब लागू होता है तो सेम टू सेम कॉन्सिक्वेंस नहीं होते हर स्टेट में, सेम टू सेम इफेक्ट्स नहीं होते, हर स्टेट के अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए बनाया गया है काउंसिल ऑफ स्टेट को। पहला कारण ये। दूसरा कारण यह है कि लोकसभा के मेंबर कहीं जल्दीबाजी में, 5 साल का पीरियड है, बहुत कुछ करना है, जल्दबाजी में कोई गलत कानून नहीं बना दे, कोई गलत कानून नहीं बना दे, तो उस पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए बनाया गया दूसरा सदन, राज्यसभा। क्या बनाया गया? दूसरा सदन, राज्यसभा। क्लियर है? सो मोटा मोटा अगर अपन कहानी सुने या कहानी समझे तो लोकसभा के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस बनाने के लिए बनाया गया राज्यसभा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारा जो देश के सिटीजन है इस अवेयरनेस से वाकिफ नहीं है। क्यों है राज्यसभा, इसकी इंपॉर्टेंस किसी को नहीं पता। राज्यसभा के इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होते हैं, तो लोग इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट समझते ही नहीं है। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि लोकसभा के ऊपर चेक रखने का काम किसका है? राज्यसभा। तो राज्यसभा के मेंबर जो जा रहे हैं वो भी अच्छे जाएं, ये इंश्योर करना हमारा काम है। कैसे इंश्योर करेंगे? ये तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, तो इसके पीछे भी एक एक धीरे धीरे अभी आपको सारे गांठें खुलेगी, सारी सारी कुंजियां आपकी खुलेंगी कि किस तरीके से हम चेक रख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए तो आपको समझ में आ गया कि लोकसभा एक हाउस, फिर दूसरा हाउस है राज्यसभा, टू पुट अ चेक ऑन लोकसभा कि ये जो भी कानून बना रहे हैं हेस्ट में नहीं बना रहे, जल्दबाजी में नहीं बना रहे, कोई एक आध चीज मिस नहीं कर रहे हैं, वापस से इसके ऊपर डिस्कशन हो सके, बहस हो सके, इसके ऊपर थॉट डल सके, तो उसके लिए एक हाउस बनाया राज्यसभा। स्टेट का से होना चाहिए हर कानून में। ये तो क्या है, पूरे देश के लिए एक ही कानून बन रहा है, मतलब पूरे देश, पैन इंडिया के लिए कानून बना रहे। लोकसभा में जो लोग बैठे हैं वो यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है, तो वो पूरे भारत देश के लिए कानून बना रहे ना, एक स्टेट के लिए तो बना नहीं रहे, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट होती है। बट जो ये देश के लिए कानून बन रहा है, इसका इफेक्ट हर स्टेट पे अलग अलग होगा, हर स्टेट पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो आज मैंने कोई सी भी ट्रांसपोर्ट की या पानी की कोई भी एक लॉ बनाया, तो हो सकता है जिस स्टेट में पानी की कमी नहीं हो उसके लिए अलग उसका रेपरकशन हो, कॉन्सिक्वेंस हो, और जिस स्टेट में पानी की कमी हो उसके लिए उसका रेपरकशन अलग हो। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत चेंज भी करना पड़ेगा, या एटलीस्ट मुझे चेक करना पड़ेगा हर स्टेट के द्वारा कि स्टेट के व्यू पॉइंट से कि भैया ये मेरे पे भी सही तरीके से लागू हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्लियर है बात? तो राज्यसभा का मेन काम क्या है? चेक्स एंड बैलेंस। आपको मोटा मोटा क्या समझना है? चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करना
ऑन दी लेजिस्लेशन ऑफ लोकसभा या ऑन दी थॉट प्रोसेस ऑफ लोकसभा इज दी वर्क ऑफ राज्यसभा। फिर ये तीसरे हैं, ये तो एकदम वो है मूर्ति है प्रेसिडेंट साहब, इनको तो हस्ताक्षर करने हैं, इनको सारे लॉ के बाद क्या करना है, देखना है कि भैया यहाँ से पास हो गया, यहाँ से पास हो गया, अब मुझे इसके ऊपर साइन करने, ये साइन करेंगे तभी कोई कानून बनेगा। तो कानून फॉर अ बिल टू बी अ कानून इट हैज टू पास 3 लेवल्स, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा। इन दोनों की सीक्वेंस अलग हो सकती है, पहले राज्यसभा से पास हो फिर लोकसभा से हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन बाद में फिर जाके तीसरे नंबर पे प्रेसिडेंट से साइन होने चाहिए, तभी वो लॉ बनेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला है सीक्वेंस चेंज हो सकती है, लेकिन सीक्वेंस हर बिल के चक्कर में नहीं होगी, हर बिल के रिलेशन में नहीं होगी। कहीं पे लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स हैं, मनी बिल जैसे फाइनेंशियल मैटर जो हैं वो सबसे पहले यहीं पे होंगे लोकसभा में, फिर जाएंगे राज्यसभा में, इसलिए इसको बोला गया है फर्स्ट हाउस और इसको बोला गया है सेकंड हाउस, फर्स्ट चैम्बर या सेकंड चैम्बर भी बोलते हैं इसको, फर्स्ट चैम्बर और सेकंड चैम्बर। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और फिर बाद में प्रेसिडेंट। ठीक है, आ जाते हैं अपन अब अपन टॉपिक डिस्कस करते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा हमारा क्या है, दी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जब हमने राज्यसभा बनाया तो सबसे पहले इसको नाम क्या दिया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मेन मोटा मोटा काम क्या है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन और स्टेट्स का से। जो भी हमारे भारत देश के जो कानून बन रहे हैं, पूरे देश के पैन इंडिया कानून बन रहे हैं, उनमें स्टेट्स का से हो, इसलिए हमने राज्यसभा बनाई, एंड टू पुट चेक एंड बैलेंसेस ऑन दी वर्किंग ऑफ लोकसभा। यह है राज्यसभा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड चैम्बर भी बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया क्यों बोलते हैं सेकंड चैम्बर, क्योंकि कोई ऐसे मैटर हैं, कई ऐसे मैटर हैं जो कि सबसे पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होंगे। फाइनेंशियल मैटर जो बेसिकली है, इसके पीछे भी कारण है, ऐसा कोई रटने की बात नहीं है। फाइनेंशियल मैटर में क्यों लोकसभा का मत सबसे पहले होगा, क्योंकि लोकसभा कहां से आई है, जनता से आई है। सरकार के पास पैसा कहां से आता है, जनता से आता है। जनता टैक्स देती है, जनता अपने काम करती है, अलग अलग तरीके से टैक्स होता है, वो सरकार का फंड क्रिएट होता है। जो भी कंसोलिडेटेड फंड है, जो भी फंड क्रिएट होता है तो कहां से होता है, जनता के पैसे से क्रिएट होते हैं। तो जनता का पैसा है, जनता के पैसे को यूज करना है, तो यूज करने का काम भी कौन अप्रूव करेगा, जनता के द्वारा भेजे गए लोग। कौन भेजेगा, जनता द्वारा भेजे गए लोग। जनता कहां पे भेजती है लोग, डायरेक्ट लोकसभा में। लोकसभा के होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है ना, ये आपको पता ही है। वैसे हम जब लोकसभा पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, बट आपको पता है कि लोकसभा के जो लोग होते हैं या लोक जनरल असेंबली जो इलेक्शन होते हैं उससे चुने जाते हैं लोग, जहां पे लोग डायरेक्ट पॉपुलर वोट होता है, लोग वोट करते हैं और फिर लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। तो डायरेक्ट जनता द्वारा चुने गए लोग हैं, इसलिए उन्हीं को हक दिया गया है कि भैया जब पैसे की बातें होंगी ना तो सबसे पहले आप अप्रूव करोगे। राज्यसभा में क्योंकि जनता ने नहीं चुना है, वहां पे स्टेट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव ने चुना है। क्लियर है बात, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ये डायरेक्ट इलेक्शन है, इसलिए पावर भी, मनी को यूज करने की पावर किसको दोगे, पहले आप जनता के डायरेक्ट लोगों को दोगे, इसलिए इसको फर्स्ट हाउस बोला गया है, या मनी मैटर सबसे पहले यहां पे डिस्कस होंगे। ठीक है, और हाउस ऑफ एल्डर्स, अब इसको बोला गया है सेकंड चैम्बर, समझ आई गया। और हाउस ऑफ एल्डर्स बोल दिया गया है। काउंसिल ऑफ स्टेट भी इसके पर्याय बचे हैं, 2-3 पर्याय बचे हैं, वो आपको याद करने कर लीजिएगा। इट इज द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब परमानेंट हाउस से मतलब क्या है कि राज्यसभा के जो लोग हैं या राज्यसभा जो हाउस है वो एक परमानेंट हाउस है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। लोकसभा की अगर अपन बात करते हैं तो लोकसभा क्या होता है, लोकसभा एक डिसॉल्वेबल हाउस है, वो हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाता है। जो भी वहां पे लोग बैठे 5 साल बाद डिसॉल्व होगा पूरा हाउस और नए लोग चुने जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे लोगों का टेन्योर खत्म होगा, रिटायर होंगे और नए लोग लोकसभा के अंदर आ जाएंगे। लेकिन राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा एज अ हाउस कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, यानी कि कभी भी ये हाउस खाली नहीं होगा। सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उनमें एक तरीके की गणित चलती है कि 1/3 ऑफ द पीपल रिटायर एवरी 2 ईयर्स, यानी कि हर जो भी आपकी स्ट्रेंथ है 245 की जो स्ट्रेंथ है, 1/3 लोग जो होंगे वो हर 2 साल बाद रिटायर होंगे और उनको रिप्लेस करने के लिए 1/3 लोग हो जाएंगे। इटसेल्फ एज अ हाउस की अगर बात करेंगे तो ये हमेशा रहेगा ही रहेगा, मौजूद रहेगा, परमानेंट रहेगा। क्लियर है, तो इसको समझने के लिए एक और चीज समझो कि राज्यसभा, थोड़ा और डिटेल में इसको बात करते हैं, तो राज्यसभा हाउस परमानेंट है, लेकिन राज्यसभा मेंबर की अगर बात करेंगे तो उसका टेन्योर है 6 साल का। मतलब कोई भी अगर राज्यसभा का मेंबर बना तो वो 6 साल तक मेंबर बना रह सकता है, अनटिल अनलेस वो उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, वो रिटायर, वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाता या रेजिग्नेशन नहीं दे देता। क्लियर है, तब तक वो 6 साल के लिए राज्यसभा मेंबर बना रहेगा। ठीक है, लेकिन 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा
रिटायर्स एवरी आफ्टर 2 years या गेट्स रिप्लेस्ड एवरी 2 years। हर 2 साल बाद 1/3 ऑफ दी जो जनता है ऑफ राज्यसभा ये रिटायर होएगी और नए लोग आ जाएंगे हमारे भारत देश की राज्यसभा के अंदर, ठीक है। अब इससे अगर हम ये चीज़ समझें तो इससे हमारे को एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि 6 साल की अगर किसी की टेन्योर है तो 2 साल बाद वो रिटायर कैसे होगा, फिर तो उसका टेन्योर 6 साल का पूरा नहीं हुआ। तो ऐसी कहानी एक बार ही हुई थी शुरू में, जब 1952 में पहली राज्यसभा बनी थी। अब ऑब्वियसली बात है जितने सारे लोग आए इनको बोला गया कि 6 साल का आपका टेन्योर होगा, लेकिन एक और पॉइंट डाला गया कि हर 2 साल बाद 1/3 लोग हट जाएंगे और नए लोग आ जाएंगे। तो ये कहानी कैसे पॉसिबल हो सकती है? फिर तो मतलब किसी न किसी का पीरियड 2 साल का हुआ, किसी का पीरियड 4 साल का हुआ, हर 2 साल में 1/3 लोग को जाना है। तो ऐसा शुरुआत में ही हुआ था 1952 से लेकर 1954, तब ड्रॉ ऑफ लॉट्स या लॉटरी सिस्टम से 1/3 लोगों को रिप्लेस किया गया। फिर 1956 में यहाँ के जो और थे 1/3 इनको रिप्लेस किया गया, इनका टेन्योर 4 साल का था, इनका टेन्योर 2 साल का था। इसके बाद से सबका टेन्योर 6 साल का हो गया, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे 300 लोग हैं, यहाँ आप 250 आप 240 ही ले लो, सस्ती कैलकुलेशन रही है आपकी। सो 240 में से 80 लोगों को 2 साल बाद ही रिटायर कर दिया और 80 नए आ गए, ठीक है। अब बचे कितने लोग? पुराने वाले 160 लोग। पुराने लोग कितने बचे? 160। फिर इनमें से भी 80 लोगों को 2 साल बाद वापस रिटायर कर दिया, 80 साल बाद 80 लोगों को वापस रिटायर कर दिया या इनको हटा दिया और नए लोगों को रिप्लेस कर दिया। तो अब कितने बचे? ये 80 लोग। फिर ये 2 साल बाद 1958, तो ये तो वैसे ही 6 साल का पीरियड अचीव हो गया, इनका 6 साल का पीरियड अचीव हो गया। 1952 में लगे थे, 1958 में हट रहे हैं, तो ये 80 के लोग पूरे 6 साल का टेन्योर पूरा कर चुके हैं। और जो यहाँ पे नई खेप आ रही है, नए 80 लोग आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आगे वैसे भी 6 साल पूरे करेंगे। 1952 में जो आए वो अब 1954 में जो आए वो अब 1960 में हटेंगे, 1956 में जो आए वो 1962 में हटेंगे। तो फिर से तो ये साइकिल चलने लग गई। बस शुरुआत में एक प्रॉब्लम आई होगी, ऑब्वियसली बात आई होगी, क्योंकि शुरुआत में जो लोग थे वो अगर टेन्योर 6 साल का पूरा करते हैं तो 2 साल बाद रिटायर किसको करते हैं? क्योंकि 2 साल को 1/3 लोगों को तो हटाना है, रिप्लेस करना है, तो उनको रिप्लेस करने के लिए आपको 1/3 लोगों को हटाना पड़ेगा। तो ये लॉटरी सिस्टम से तय किया गया कि कौन कौन से लोग हैं जो पहले 2 साल में चल जाएंगे, फिर आने वाले 2 साल कौन से ऐसे 1/3 दूसरे हैं जो 4 साल बाद चल जाएंगे। एक बार की साइकिल ऐसे करी गई, आगे फिर 6-6 साल की साइकिल कंटिन्यू होने लगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। वेयर एज लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस, वो डिसॉल्व हो जाता है एवरी 5 years, जब तक सारी चीजें स्थिति नॉर्मल है। अगर कुछ ऊपर नीचे इमरजेंसी लगी हुई है, इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो दैट इज सम अदर स्टोरी। अदरवाइज 5 साल बाद वो हमारे डिसॉल्व हो जाता है। ये जो है ये गलत फोटो छपी हुई है, इनको मत करिएगा, ये पुराने हो गए। अब नए जो स्पीकर हैं हमारे, नए चेयरमैन है जो हमारे राज्यसभा के, वो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। नए जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, वो हमारे हैं। ये पुराने वालों की फोटो लगी हुई है, तो इग्नोर इट। अब इसके रिलेशन में एक शेड्यूल दिया गया है, 4th शेड्यूल राज्यसभा से रिलेटेड। तो राज्यसभा में जो 4th शेड्यूल होता है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में 4th शेड्यूल है, दैट डील्स विद द डिफरेंट सीट्स अलॉटेड टू दी वेरियस स्टेट्स इन आवर कंट्री। हर स्टेट के अपने अपने रिप्रेजेंटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। हर स्टेट की रिप्रेजेंटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और वो कौन सी स्टेट को कितनी रिप्रेजेंटेशन है ये कहाँ मेंशन है? 4th शेड्यूल में मेंशन है कि किसकी कितनी सीटें हैं राज्यसभा के अंदर। तो पंजाब की अगर 7 सीटें हैं तो कहाँ पे मेंशन है? 4th शेड्यूल में मेंशन है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हर स्टेट की कितनी कितनी सीट्स हैं राज्यसभा के अंदर, ये मेंशन है 4th शेड्यूल में। ये यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई, ठीक है। अब राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, ये मैप को अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दो। राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ज़्यादा अवेयर करने वाला पार्ट भी बताऊंगा, सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताऊंगा कि कैसे राज्यसभा के इलेक्शन इंपॉर्टेंट है या राज्यसभा में जो लोग बैठे हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहली बात ध्यान क्या रखनी है कि इसका मेन काम क्या है? चेक्स एंड बैलेंस बनाने का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने बहुत क्लियरली हमारे को यहाँ बता दिया गया था कि राज्यसभा क्यों बना रहे हैं हम? चेक्स एंड बैलेंस लगाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी देश की जनता को राज्यसभा की इंपॉर्टेंस नहीं पता। वो बस एक सदन है जहाँ पे डिस्कशन होता रहता है, ज़्यादा हम कुछ उसमें दिमाग नहीं लगाते। बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है, कैसे अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। राज्यसभा क्या है, कैसे आते हैं लोग भैया? इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन से मेथड से होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये है मेथड का नाम। जिस तरीके से हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसी तरीके से इनका इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस मेथड को
वैसे तो डिस्कस कर रखा है हमने प्रेसिडेंट पर्सपेक्टिव से, डिटेल में मैथमेटिकली कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने डिस्कस कर रखा है, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। बट राज्यसभा पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं हल्का सा इसको डिस्क्राइब कर दूंगा, बट अभी नहीं करूंगा। अभी के लिए आप सिर्फ मेथड का नाम याद रखें, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे है, इनको चुनता कौन है, जनता चुनती है अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों को। जनता किसको चुनती है, जिस तरीके से लोकसभा जनरल असेंबली को चुनते हैं उसी तरीके से हर स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनके इलेक्शन में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, ठीक है। तो एमएलए कहते हैं जिनको हम एमएलए नाम से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज कहते हैं, वो होते हैं हमारे, या विधायक कहते हैं, वो कौन होते हैं, हमारे जनता द्वारा चुने गए डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। यह है हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चुनती है राज्यसभा के मेंबर को, जनता नहीं चुनती। राज्यसभा के जो मेंबर हैं, जो ये लोग बैठेंगे राज्यसभा में, 245 लोग जो बैठेंगे, ये कहाँ से बैठेंगे, ये बैठेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, डायरेक्ट पब्लिक ने नहीं चुना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों ने चुना इनको, जो इधर बैठे हुए थे। जनता किसको चुन रही है, इनको चुन रही है, जनता इनको चुन रही है, और ये फिर राज्यसभा के मेंबर्स को चुन रहे हैं। क्लियर है बात। अब यहां तक तो कोई ऐसी दिक्कत आ नहीं रही, बहुत इजी सिस्टम लग रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन होने की वजह से इनकी इंपॉर्टेंस वैसे ही कम लग रही है कि इनका क्या मतलब है, इनको तो यूं ही चुन लिया गया है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनको चुनती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर वोट। मेथड कैसा वही आपको समझ आ जाएगा, वो आप अपन आगे फर्दर डिस्कस कर लेंगे। बाकी हल्का फुल्का जिन्होंने पढ़ रखा है प्रेसिडेंट का तो उनको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन कितनी कितनी सीट्स हैं राज्यसभा में डिसाइडेड है। लेकिन अब बात यहां समझो, हमारी प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसमें एक अंग तो है लोकसभा, एक अंग तो है लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में कौन है, मेजॉरिटी पार्टी है, लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी है। तो जिस भी पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी, या पूरे भारत देश से जनरल असेंबली के इलेक्शन में जिस भी पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उनको सरकार बनाने का मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छे से मैं आपको पूरी प्रीवियस क्लास में डिस्क्राइब कर चुका हूँ किस तरीके से लोकसभा का आदमी चुना जाता है या प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी सरकार है, रूलिंग पार्टी सरकार है, वो चुनी गई। तो सपोज करो एक्स पार्टी, एक जो पार्टी है उसने मेजॉरिटी ले ली लोकसभा में, उसने मेजॉरिटी ले ली लोकसभा में, ठीक है। इसको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हमने बनाया भैया राज्यसभा। राज्यसभा क्यों बनाया था, चेक्स एंड बैलेंसेज ऑन दी पार्टी क्रिएटेड इन लोकसभा और दी पॉपुलर पार्टी, जो भी लोगों ने चुनी गई है उस पर चेक एंड बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमने राज्यसभा बनाया है। यही पर्पस है राज्यसभा का, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जब भी आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर इसी पार्टी की है, हर स्टेट के अंदर जो सरकारें हैं, जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनमें भी अगर यही एक्स पार्टी विजयी है, उनमें भी यही एक्स पार्टी विजयी है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से जो ये नाम चुनेंगे राज्यसभा के अंदर, जो स्टेट लेजिस्लेटिव वाले बंदे नाम चुनेंगे, वो भी किनका चुनेंगे, एक्स पार्टी का ही नाम चुनेंगे, एक्स पार्टी के बंदे ही चुनेंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। मेजॉरिटी अगर इनकी है तो मेजॉरिटी कैंडिडेट्स भी इन्हीं के होंगे, मेजॉरिटी कैंडिडेट्स भी होंगे। जो पार्टी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी में है, दो अलग अलग बातें कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक और बार समझा देता हूं ताकि और कंफ्यूजन, एक बार पूरा हटा देता हूं उसको मैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पॉलिटिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज अ सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, अवेयर सिटीजन एज अ वोटर, आपको पता होना चाहिए कि हमारे को क्या करना है जब हम वोट देने जाते हैं, ठीक है। गवर्नेंस कैसे चलती है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला राज्यसभा के जो लोग हैं उनको चुनता कौन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग चुनते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका कोई अभी लेन देन नहीं है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तो सिर्फ एक मेथड है, उसको छोड़ दो। मेन काम क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग कैसे चुने जाते हैं, बाय पीपल, बाय पीपल। ये तो है अपनी स्टेट की बात। अब जब मैं पार्लियामेंट की बात करता हूं तो इधर है लॉ बनाने के लिए दो हाउस, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में लोग कैसे चुने जाते हैं, वो भी पीपल द्वारा चुने जाते हैं, ये भी डायरेक्ट इलेक्शन है, जनरल असेंबली, लोग वोट करते हैं, ठीक है। यहां पे रूलिंग पार्टी कैसे बनती है, मेजॉरिटी से, मेजॉरिटी से। रूलिंग पार्टी कौन देश की सरकार बनाएगा, रूलिंग पार्टी कौन होगी, तो जिसकी मेजॉरिटी होगी लोकसभा में, जिसकी मेजॉरिटी होगी लोकसभा में। तो जिन भी पार्टी के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा पूरे भारत देश में जनरल असेंबली इलेक्शन जीते हैं, उस पार्टी को मौका दिया जाएगा सरकार बनाने का, और वो सरकार बनाएगी, ठीक है।
तो मैंने एक पार्टी ले ली, एक्स पार्टी ले ली, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर वोट लेके आई है और इसकी सरकार बन गई लोकसभा के अंदर, देश की सरकार इसके पास है। अब इस बेचारे राज्यसभा का अस्तित्व क्या था, क्या कारण था, क्यों बनाया गया इस राज्यसभा के हाउस को? इस राज्यसभा के हाउस को इसलिए बनाया गया है कि भैया इनके ऊपर डंडा रखें या इनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखें कि भैया आप गलत पॉलिसीज तो नहीं बना रहे हो या अपनी फायदे की बातें तो नहीं कर रहे हो, ठीक है, इसको चेक बनाना था। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर ने तो हमारे को सोल्यूशन दिया था कि भैया इससे आप चेक एंड बैलेंस रख सकते हो, लेकिन हम क्या इसको समझ नहीं पाए, इस डिटेल समझ नहीं पाए। हमारा वोटर, हमारे को जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी दी गई है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी दी गई है, ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ये नेगेटिव है। जब देश के आदमी को वोट देने की अहमियत ही नहीं पता, वोट का सिस्टम ही नहीं पता, तो हर आदमी को ये काबिलियत देने का मतलब ही क्या है? जब मुझे पता ही नहीं कि सरकार चुननी कैसे है या उस पर कंट्रोल कैसे रखना है, ये मेरे को आएगा ही नहीं, तो मैं सही सरकार चुन पाऊंगा क्या? नहीं चुन पाऊंगा। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दे दी गई, बट मुझे लगता है अगर इसको दी गई है तो इसके साथ आपको क्या करना चाहिए, एडुकेशन भी देनी चाहिए। हर वोटर को पहले एडुकेशन देनी चाहिए, आपको वोट देना क्यों है, कैसे आपको देना है, किन पहलुओं पे देना है और कैसे आप उनके ऊपर कंट्रोल रख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर ने थे उन्होंने क्या सोचा था, या इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर भी नहीं, जो बाइकैमरलिज्म कंसेप्ट है, ब्रिटिशर्स ने कितना बढ़िया सोचा था कि भैया कैसे हम कंट्रोल बना सकते हैं डेमोक्रेसी पे। वो वही लोग हैं जिन्होंने राज कराए, लेकिन उन्हीं में से कोई लोग हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को इतना वेल डिफाइन किया है, ठीक है। तो राज्यसभा के मेंबर कैसे आते हैं, राज्यसभा का काम क्या है, चेक्स एंड बैलेंसेस लगाना। इधर अपन पेन और दूसरा ले लेते हैं। राज्यसभा का काम क्या है, इसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस बनाना, ठीक है। राज्यसभा के अंदर आदमी आते कैसे हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव के आदमी जिनको जनता ने चुना है वो चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर। हर स्टेट के असेंबली में, हर स्टेट की अपनी अपनी सीट है राज्यसभा में, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग बैठे हैं वो चुनेंगे अपने प्रतिनिधि राज्यसभा में। अब एक बात आपको समझनी है, यहां पे देखो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर मैं बोलूं एक्स पार्टी ही डोमिनेंट है सारी स्टेट में, हमारे भारत देश की अगर 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्टी कौन सी है, एक्स पार्टी है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी। तो क्या आपको लगता नहीं है कि एक्स के मेंबर ही राज्यसभा में बैठेंगे? क्योंकि जब मेजॉरिटी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अलग अलग, राजस्थान में अलग, मध्य प्रदेश में अलग, हिमाचल में अलग, यूपी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, बिहार, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये पूरी डोमिनेट करती है हमारी। क्यों? योगी आदित्यनाथ इतने इंपॉर्टेंट आदमी है क्योंकि वो यूपी के सीएम है, ठीक है। यहाँ के लोग क्या है, बड़े डोमिनेंट है, इनका बहुत ज़्यादा से रहता है पॉलिटिक्स में क्योंकि इनके पास सीट्स बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरीके से अगर हर स्टेट में जो कंट्री में गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वही की वही अगर हर स्टेट के अंदर गवर्नमेंट आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है राज्यसभा में भी उसी के बंदे बैठेंगे क्योंकि चुनेंगे तो वही लोग और वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे चुनेंगे। तो मैक्सिमम लोग जो इस राज्यसभा में आएंगे वो भी कौन सी पार्टी के आएंगे, एक्स पार्टी के ही आएंगे, वो भी एक्स पार्टी के ही आएंगे। अब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो इसका मतलब क्या भैया, कानून बनाना तो गया तेल लेने, लोकसभा में भी आप राजा, राज्यसभा में भी आप राजा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी आप राजा। पूरी तरीके से आपने हाईजैक कर लिया है पॉलिटिकल सिस्टम को। तो ऐसी कोशिश कई सारे पॉलिटिशियन करते हैं, आज भी आप देख रहे होंगे तो आपको यही दिख रहा होगा। क्यों फोकस करते हैं यूनियन गवर्नमेंट वाले स्टेट गवर्नमेंट में प्रचार प्रमोश करते हैं? क्योंकि फोकस क्या है कि हम पूरे देश पे राज करें। कैसे राज करेंगे? हम लोकसभा में भी हम आ जाए, राज्यसभा में भी आ जाए और मेजॉरिटी स्टेट में भी हम आ जाए। मेजॉरिटी स्टेट में आती, राज्यसभा में भी हम, हमारी वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो डेमोक्रेसी हो गई हाईजैक। ऐसी सिचुएशन हो गई तो डेमोक्रेसी हो गई हाईजैक। डेमोक्रेसी क्या है भैया? डिसेंट की बात है, मैं अलग हूं आप अलग हूं, सही गलत की बात नहीं है कि आप सही हो आप गलत हो, वो तो बात की बात है, वो तो जैसे सर्कमस्टांसेस है उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। लेकिन सिर्फ मैं ही हूं, ये डेमोक्रेसी खत्म कर देती है। तो डेमोक्रेसी में दोनों साइड होनी चाहिए, तीनों साइड होनी चाहिए, चारों साइड होनी चाहिए, जिसका जो पहलू है सबको रखने की अनुमति होनी चाहिए। बट अगर मैंने ऐसा सिस्टम कर दिया तो मैं क्या कर दूंगा, मैं सिस्टम को ही हाईजैक कर दूंगा, मैं हमारी देश की पॉलिटिक्स को खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, अब देखो यहां पे पार्टी आई, ये आज की स्थिति है। अब इस मैप पे गौर फरमाओ ये आज की स्थिति है। ये सारी जो स्टेट्स हैं, ये सारी जो स्टेट्स हैं, ये सारी स्टेट पे ऑलमोस्ट बीजेपी कंट्रोल है, ठीक है। बीजेपी है या बीजेपी का कोलिशन है जो कि इधर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, किसका है ये नक्शा? है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। ये कुछ कांग्रेस कोलिशन है, बहुत छोटी सी रह गई है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये है अदर अदर पार्टीज। ये वाला जो बेल्ट है इसमें दूसरी पार्टी है, बीजू जनता दल है, यहाँ आपकी जगमोहन रेड्डी की है, ठीक है। ये आपको अलग अलग जगह आपको मिल जाएंगी, छोटी मोटी पार्टीज हैं, लोकल पार्टीज हैं। वही वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की है। ये जो है ये डिफेंड कर रही है, अभी भी आपके सिस्टम को डिफेंड करके बैठी हैं। अगर अपन ने इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, ये जितने भी देश के बचे हुए पहलू हैं, इनको भी अगर अपन ने एक ही रंग में डाल दिया, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, ठीक है, यहाँ पे आप पड़ी हुई है, ठीक है, आपको डिफरेंट पार्टीज या डिफरेंट कैंडिडेट डिफरेंट पार्टीज के लाने पड़ेंगे अगर आपको देश की डेमोक्रेसी चलानी है। तो वोट देते समय ये सोचें, क्योंकि अगर यही सब हो गए, यही सब एक ही कलर हो गया पूरा भारत देश का, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन्हीं की, स्टेट की सरकार भी इन्हीं की, राज्य की सरकार इन्हीं की, देश की सरकार में लोकसभा में भी यही, देश की सरकार में राज्यसभा में भी यही, तो पूरा का पूरा ये इन्हीं का सिस्टम हो गया। तो फिर डेमोक्रेसी तो बची नहीं, फिर तो ऑटोक्रेसी हो गई, फिर तो ऑटोक्रेसी हो गई। फिर ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी में फ़र्क ही क्या है? यही तो फ़र्क है कि अलग अलग ओपिनियन को हमें लेना है डेमोक्रेसी में, अलग अलग लोगों को बेहतर तो देना है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। यहाँ पे क्या हुआ? ये तो एक ही पार्टी हो गई, फिर काहे का बाय द पीपल, फिर तो बाय द पार्टी, ऑफ द पार्टी, फॉर द पार्टी, ठीक है। तो फिर हमारा देश क्या हो जाएगा? ऑटोक्रेसी में गिर जाएगा। फिर ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी में कोई खास फर्क रहेगा नहीं। तो ये चेक्स एंड बैलेंस लगाने के लिए आपको एक मौका दिया गया है। एज एन अवेयर सिटीजन आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। जो भी पार्टी यूनियन में है, यूनियन गवर्नमेंट है, कोशिश करो कि उस पार्टी के कैंडिडेट को आप स्टेट में नहीं लाओ। कोशिश करो कि उस पार्टी को आप स्टेट के अंदर नहीं लाओ। इससे क्या होगा? दो फायदे होंगे। एक तो ऑटोक्रेसी क्रिएट नहीं होगी, दूसरा जो दूसरी गवर्नमेंट्स हैं, दूसरी पार्टीज हैं, उनको काम करने का मौका मिलेगा और इनके ऊपर भी एक चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो ये आउट ऑफ द सिलेबस मैंने आपको कोई चीज़ बताई है, आउट ऑफ द पार्ट बताइए। क्यों? क्योंकि हमारे देश की ऐसी स्थिति मुझे बनती हुई दिख रही है। ऐसा कुछ होने को, इंदिरा गांधी के समय में भी ऐसा कुछ होने को हो रहा था, बट फॉर्चुनेटली हम बच गए। आगे जाके पता नहीं क्या हो, बट एज एन अवेयर सिटीजन हमें ये देखना चाहिए कि हम कभी भी ऐसी सिचुएशन, ऐसे मंत्रियों में या हमारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे कोई भी, मैं सरकार को सही गलत नहीं बता रहा हूँ, बट आपको ये देखना है कि ऐसी सिचुएशन हमें अराइज नहीं होने देनी। हमें डेमोक्रेसी को अलाइव रखना है, और डेमोक्रेसी को अलाइव रखने का तरीका ये डिसेंट है, वाद विवाद है, दो ऑपोजिट पॉइंट्स है। एक ही पॉइंट पे अगर आपने बात करी, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वो कभी भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि सही गलत ही डिफाइंड नहीं है ना। आपके लिए जो सही है वो मेरे लिए गलत है, आपके लिए जो गलत है वो मेरे लिए सही है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रादर देन फॉलोइंग इनटू द डिस्कशन ऑफ सही एंड गलत, जो हमारे भारत देश में यही चलता रहता है कि ये सरकार अच्छी, ये गंदी, ये बुरी, ये अच्छी, ये करना ही नहीं है। हमारे को तो एक सिस्टम बना के चलना है कि भैया ये जो यूनियन की सरकार है, ये जो भी तय हो रही है हो गई, इसके बेस पे हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ कम से कम हम इस सरकार को नहीं वोट देंगे, या मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट में नहीं देंगे। या ऐसा नियम भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं तो बोलता हूँ सरकार ऐसा कुछ कदम उठाए कि वो ही एक नियम लगा दे कि हम सारी, अगर हम यूनियन गवर्नमेंट में आ गए तो स्टेट गवर्नमेंट में हम 5 से ज़्यादा स्टेट नहीं लेंगे, 5 से ज़्यादा स्टेट नहीं होगी, बाकी फिर दूसरी स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट है या दूसरी पार्टीज आएंगी। तो अगर ये सिस्टम इतना प्योर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी भी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। क्लियर है? खैर ये कोई आपके काम की बात नहीं थी। अब वापस अपन पढ़ाई पे आ जाते हैं। जिनको नहीं अच्छा लगा, जो नीचे कमेंट करे कि फालतू का ज्ञान दे रहे, तो कोई बात नहीं, फालतू का ज्ञान 2-4 लोग जिसके भी फायदा आया उसका बढ़िया। मैं तो एटलीस्ट यही कोशिश करता हूँ। सो कंपोजिशन की बात करें, और हमारे राजस्थान में तो एक अच्छा सा कंसेप्ट भी है, ऑटोमेटिकली है, या पता नहीं कोई थॉटफुल है कि भाई हमारे यहाँ पे तो हर राजस्थान में हर बार स्टेट गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। तो इस बार उम्मीद है वापस बीजेपी बनेगी, बट इस बार बनना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि बीजेपी वैसे ही चारों तरफ फ्लरिश कर रही है, तो बीजेपी शायद कहीं से हमारे लिए दिक्कत दे दे। तो खैर एनीवेज, बैक टू दी स्टडीज। कंपोजिशन की अगर बात करेंगे, अब कंपोजिशन जो हमारे को दे रखा है, राज्यसभा में कितने लोग होते हैं, मैंने हाउस का कंसेप्ट समझा दिया आपको, हाउस क्या होता है, क्यों होता है, ये समझा दिया। अब हाउस के अंदर कंपोजिशन क्या है। सो टोटल 250 लोग हैं एज पर आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 ने कितनी परमिशन दी, अब यहाँ पे भी समझना है, कई लोग आपको समझाएंगे नहीं डिटेल में, ये इसको ही बोल देंगे, बट आप देख लीजिएगा, आपको समझ आता है। आर्टिकल 80 बोलता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कैन बी 250। जब तक डिलिमिटेशन नहीं है तब तक 250 लोग हमारे राज्यसभा में बैठ सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिंग डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। 250 लोग हो सकते हैं, जिसमें से 238 विल बी कमिंग फ्रॉम दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। और 12 लोगों को नॉमिनेट करेगा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑन दी और इन दी फील्ड्स ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस एंड लिटरेचर, ठीक है।
4 फील्ड में से अगर कोई आदमी है तो उनको नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा टू ब्रिंग देयर एक्सपर्टीज इनटू द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, इस विभाग के जो लोग हैं, इस एरिया के जो लोग हैं, इनकी अपनी एक्सपर्टीज है, भले ये पॉलिटिशियन नहीं है, इनको नेतागिरी नहीं आती है, वोट मांगना नहीं आता है, तो लेकिन इनकी एक्सपर्टीज हमारे भारत देश की प्रगति में ज़रूरत है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इनको अपॉर्चुनिटी देंगे कि भैया 12 लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है कि यार ये एक्सपर्ट है, इन्होंने अपना देश का नाम रोशन किया है, ये हमारे रिलेशंस बनाने में अच्छे करेंगे, ये हमारे देश के बारे में फॉरवर्ड थिंकिंग रखेंगे, आगे बढ़ाने की बात करेंगे। तो आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस एंड लिटरेचर से आप किसी को भी बना सकते हैं। ये तो है आर्टिकल 80 की परमिशन। लेकिन जो करंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, करंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम अभी भी है नहीं, वो नहीं बता रहा हूँ, करंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ये तो सिर्फ आर्टिकल 80 में लिखी हुई है, हुई नहीं है। करंट जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 245। करंट जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 245, जिसमें से 229 तो स्टेट के हैं और 4 हैं यूनियन टेरिटरी के और 12 लोग हैं नॉमिनेट। ये भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो राज्यसभा की प्रेजेंट है, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। ठीक है, दिस इज परमिसिबल स्ट्रेंथ। ये राज्यसभा की अभी ऑन एलोकेशन ऑफ सीट्स के बेसिस पे ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज करी गई है। 250 को तो यूज ही नहीं करा है। ठीक है, ये यूज करी गई है। और आज की तारीख में अगर आप पोर्टल चेक करेंगे कितने लोग हैं वहां पे मौजूद, कितने लोग हैं, तो वह हैं 239। 239 लोग हैं। 239 लोग पीपल आर राइट नाउ प्रेजेंट इन राज्यसभा, जिसमें से 225 आते हैं आपके स्टेट से, 4 आते हैं आपके यूनियन टेरिटरी से। यूनियन टेरिटरी में भी कौन सी यूनियन टेरिटरी, 3 दिल्ली की, 1 पुडुचेरी के, 4 बाकी जो यूनियन टेरिटरी है उनके पॉपुलेशन ही इतनी कम है कि उनको राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, तो उनकी 4 सीट्स हैं। अब इसके अंदर से क्या होगा, आगे जाके जम्मू कश्मीर के 4 अलग हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर के 4 अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो भी अब यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो इसमें से 4 स्टेट से हटके यूनियन टेरिटरी में और जुड़ जाएंगे। बट क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी तक वर्किंग नहीं है वहाँ की असेंबलीज, तो इसको अभी अपन बाहर रखते हैं। अभी की तारीख में क्या है, 225 हैं, 4 जम्मू, ये जो 229 में से 4 जो स्टेट के जम्मू कश्मीर के, ये अभी भी खाली पड़े हैं। और नॉमिनेटेड भी अभी करंट कितने हैं, 10 ही नॉमिनेटेड है, 12 लोग नॉमिनेटेड नहीं है। ये करंट है अभी की कहानी। हालांकि ये करंट आपसे पूछी नहीं जाएगी, मतलब स्टैटिक पार्ट में आएगी नहीं। तो ये वाला पार्ट जो आपको याद रखना है वो क्या है, 245, जिसमें से 229 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो 12 हैं वो आपको नॉमिनेट किए जाएंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाला। ठीक है, जिसमें से वापस देखो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली बता रखा है बीजेपी को 92 सीट्स हैं राज्यसभा में। ठीक है, परमानेंट हाउस है, मैं आपको समझा चुका हूँ। ये क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता। यहाँ के जो मेंबर हैं उनका टेन्योर होता है 6 साल का, पर ये हाउस डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं अपन पावर। क्या पावर है राज्यसभा की? तो राज्यसभा की सबसे पहली पावर तो मैंने आपको समझाई थी, चेक एंड बैलेंस करना, चेक एंड बैलेंस लगाना। ठीक है, तो चेक एंड बैलेंस तो लगाना है, लेकिन फिर भी कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स भी हैं। और बाकी तो इनका काम क्या है, जो लोकसभा से बिल आया है उस पर डिस्कशन करो, समझ आता तो ठीक है, आगे भेजो। ठीक है, यही इनका काम है। स्टेट का से है, मेन क्या है, स्टेट का से है, स्टेट रिलेटेड मैटर्स। स्टेट का क्या से है, हर कानून पे, देश के कानून पे वो ये बताते हैं। द राज्यसभा प्रोवाइड्स रिप्रेजेंटेशन टू दी स्टेट्स, देयरफॉर एनी मैटर दैट अफेक्ट्स द स्टेट मस्ट बी रेफर्ड टू इट्स फॉर इट्स कंसेंट एंड अप्रूवल। तो कोई भी स्टेट से रिलेटेड मैटर है वो इनको तो जाएगा ही जाएगा, और फिर ही ये जाके आगे पास होगा। ठीक है, द यूनियन पार्लियामेंट विशेस टू रिमूव ट्रांसफर ऑफ, अब ये स्पेशल पावर्स हैं जो येलो में हाईलाइटेड है, ये स्पेशल पावर है राज्यसभा की, ये हमारी उसकी लोकसभा की पावर्स नहीं है। द यूनियन पार्लियामेंट विशेस टू रिमूव ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, द अप्रूवल ऑफ द राज्यसभा इज नीडेड। अगर कोई भी, आपको पता है 7 शेड्यूल है, नहीं पता तो बता देता हूँ, 7 शेड्यूल है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें मैटर्स दे रखे हैं। हमारी फेडरल सरकार है, यहाँ फेडरल गवर्नेंस है, तो कुछ ऐसे पार्ट हैं जिस पे कानून यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, कुछ ऐसी बात है जिस पे कानून यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, यूनियन गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, तो पुलिस की अगर बात करेंगे, ठीक है, इसके अलावा क्या है, कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट गवर्नेंस है, कि कुछ ऐसे पहलू है जिन पे यूनियन भी कानून बना सकती है, स्टेट भी कानून बना सकती है, यूनियन का अपर हैंड रहता ही है, बट सब्जेक्ट दोनों के लिए ओपन है। तो जो भी देश के अफेयर्स हैं, जिनको बोलते हैं सब्जेक्ट, देश का काम करना है तो बहुत सारे अफेयर्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो जो भी सब्जेक्ट पे कानून यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है वो यूनियन गवर्नमेंट में आते हैं। ये लिस्ट दे रखी है हमारे को, जो भी कानून सब्जेक्ट स्टेट के हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं, जिन पे दोनों कानून बना सकते हैं वो कॉन्करेंट में आते हैं,
और बचे हुए एक और होते हैं रेजिडुअरी, जिनके ऊपर हमने लिस्ट नहीं किया गया, एनलिस्ट नहीं करा गया, तो वो सारा का सारा यूनियन गवर्नमेंट पे पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट के जो भी सब्जेक्ट दे रखे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी सब्जेक्ट दे रखे हैं, उसमें से कोई सब्जेक्ट अगर आप यूनियन गवर्नमेंट में ट्रांसफर करना चाहते हो कि नहीं यार ये जो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है ना, मैं इस पे कानून अपने पास लेना चाहता हूं, यूनियन गवर्नमेंट बोलती है, लोकसभा में ये बिल पास होता है कि नहीं भैया ये तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, इस पे स्टेट गवर्नमेंट को हमारा कोई अधिकार नहीं देना है, तो इस पे रजामंदी के लिए सबसे पहले आपको किसको परमिशन लेनी पड़ेगी? राज्यसभा से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि इसके पास स्पेशल पावर परमिशन देने की किसके पास है? राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। पहले राज्यसभा देगी, स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी, तो ही ये काम आगे बढ़ सकता है, नहीं तो ये नहीं बढ़ सकता। तो किसी भी सब्जेक्ट को अगर ट्रांसफर करना है तो राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है। फिर क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया लेवल की जो सर्विसेज हैं हमारी पूरे भारत देश पे जो लागू होती हैं, उनमें से कोई आपको नई सर्विस क्रिएट करनी है तो उसके लिए भी आपको पहले राज्यसभा से परमिशन लेनी पड़ेगी, या इसके पास एक्स्ट्रा पावर है, आप ये बोल सकते हैं। ये ऐसे केसेस है जहां पे राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन दी लोकसभा, अदरवाइज लोकसभा ही पावरफुल है। मेन सारे काम कहां होते हैं? फर्स्ट हाउस भी किसको बोला गया है? लोकसभा को बोला गया है। लेकिन ये कुछ पहलू हैं जहां पर राज्यसभा अपना दम दिखा सकती है, बोले भाई साहब मेरे में भी दम है। फिर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात करेंगे तो भी राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर है, क्योंकि सीधी सी बात है वाइस प्रेसिडेंट कहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो कहाँ का है? राज्यसभा का ही तो है। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है उसका मेन काम क्या है? राज्यसभा को प्रिसाइड करना। प्रेसिडेंट नहीं हो तब एक्ट करना तो क्या है? एक सेकेंडरी काम है कि प्रेसिडेंट गया हुआ है भैया इतने समय के लिए, वाइस प्रेसिडेंट हमारा प्रेसिडेंट का बाहर संभालेगा। लेकिन इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट का मेन काम क्या है? टू प्रिसाइड ओवर दी सेशंस ऑफ राज्यसभा। ये पढ़ रखा है अपने वाइस प्रेसिडेंट में, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है राज्यसभा का ही मेन आदमी वाइस प्रेसिडेंट है, तो इसको हटाने का मेन काम भी किसके पास होगा? पावर किसके पास होगी? ये कहाँ से चालू होना चाहिए? ये चालू राज्यसभा से ही होना चाहिए। लोकसभा वाले ये चालू नहीं कर सकते कि हमारे को वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है। मेन जो रेजोल्यूशन चालू होगा या जो प्रपोजल चालू होगा टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट शल स्टार्ट इन राज्यसभा ओनली। इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रपोर्शन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर वोट। ये हम प्रेसिडेंट चैप्टर में वैसे डिटेल में कर चुके हैं, बट फिर भी इसको एक बार और थोड़ा सा मेरे को समय मिलेगा तो मैं इस पर वीडियो ले लूँगा कि राज्यसभा से थोड़ा सा क्या बारीक नुआंसेस चेंज होते हैं। अदरवाइज मेन क्या है? प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। वर्ड समझो, जितनी पॉपुलेशन है उसके अनुसार राज्यसभा में सीट्स हैं। सबसे पहला प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का इधर क्या मतलब है? जितनी जिस स्टेट की पॉपुलेशन है उसी के अनुपात में राज्यसभा के अंदर उनकी सीट्स दी गई है। पहला ये पार्ट है। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस पार्टी, इसको भी मैंने बहुत बेहतरीन से अभी आपको समझाया, थोड़ी तरीके से अभी समझाया ही थोड़ी देर पहले, जिस पार्टी की मेजॉरिटी सीट्स हैं और जिस पार्टी की माइनॉरिटी सीट्स हैं, ठीक है, जिस जिस रेशो में है, ठीक है, जिस जिस रेशो में है, जिस जिस पार्टी की जिस जिस रेशो में, मेजॉरिटी माइनॉरिटी पहले मत समझो, आप इसको यूं समझ लो, जिस पार्टी की जितनी सीट्स हैं तो X:Y:Z:A जो भी रेशो है, चार पार्टीज हैं, तो जिस रेशो में इनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट है उसी रेशो में राज्यसभा में भी इनको सीट्स दी जाएगी। प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन अगर आपको समझ में आता है तो जिस अनुपात में इनकी सीट्स हैं उसी रेशो में राज्यसभा में दी जाएगी। बट इसको क्या है, इसको आप एक थंब रूल मत मानो, क्योंकि राज्यसभा की सीट क्या है, इसमें बार बार फेरबदल चलता रहता है। 1/3 रिटायर होते हैं, नए 1/3 आते हैं, फिर किसी स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई है तो वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन में देरी हो गई, किसी की डेथ हो गई, तो ये आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बट मोटा मोटा कंसेप्ट यही है। जब आप इसको वेरीफाई करने जाओगे पोर्टल पे, इनफैक्ट आज भी करोगे तो आपको ये वेरीफाइड नहीं मिलेगा। बट कारण यही है कि भैया इसमें क्या है, राज्यसभा में चेंजेस आ सकते हैं। प्रॉपर नहीं होता, बोला तो गया है प्रॉपर इस ढांचे में उतारो, पर ये ढांचे में उतर नहीं पाता है। बहुत सारे रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे सबसे पहला तो उतनी सीट्स है राज्यसभा में। दूसरा, जिस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हर स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जिस अनुपात में पार्टियों की सीट्स हैं उसी अनुपात में इनकी राज्यसभा के अंदर सीट है। इसमें भी एक और चीज है कि मिनिमम इतनी सीट्स तो होनी चाहिए कि राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन उस पार्टी को मिल जाए, मिनिमम इतने वोट्स होने चाहिए। तो अगर किसी पार्टी की एक सीट है लेकिन उसके वोट इतने नहीं है कि उसको राज्यसभा में भेज सके तो आप उसको हटा भी देते हो। क्लियर है? मोटी मोटी जो ऊपर की 2-3 पार्टीज हैं उन्हीं को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, मैं आपको बता ही चुका हूं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा।
यही प्रिसाइड करते हैं, सारे सेशन को प्रोरोग करते हैं, कॉल अपॉन करते हैं, समन करते हैं, सारे जो भी काम है इनको डिटेल में इस ऑफिस को भी हम पढ़ेंगे अभी पार्लियामेंट आगे बढ़ते बढ़ते। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली कुर्सी पे बैठते हैं वो कौन है, आज की तारीख में जगदीप धनखड़ है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। मैंने कमेंट सेक्शन में भी लास्ट 1-2 वीडियो पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, अभी वापस मैं आपको बताता हूँ कि जगदीप धनखड़ साहब हैं। वो जो नायडू साहब थे वो अभी नहीं है, पहले के थे। तो जगदीप धनखड़ साहब प्रिसाइड्स ओवर द सेशन ऑफ राज्यसभा, वो ही देखते हैं, और ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, वो नहीं होते हैं तो आते हैं एक डेप्यूटी चेयरमैन साहब, जिनका इलेक्शन हम राज्यसभा मेंबर के बीच में से ही करके रखते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन साहब। और ये भी नहीं होता तो एक और पैनल डिसाइडेड होता है, उसमें बारी बाय बारी नए प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्रिएट हो जाते हैं। बट मेन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफिसर, इज द चेयरमैन एंड इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इन केस ही इज गॉन फॉर फुलफिलिंग द वाइस प्रेसिडेंट ड्यूटीज और प्रेसिडेंट ड्यूटीज, तो फिर क्या हो जाएगा, वो आपके डेप्यूटी चेयरमैन साहब जो होंगे वो प्रिसाइड करेंगे राज्यसभा के सेशंस को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट राज्यसभा। राज्यसभा की मोटी मोटी डिटेलिंग आपको मिल गई होगी। अभी भी कुछ पहलू हैं जिसको हम पार्लियामेंट के साथ साथ पढ़ेंगे, प्रोसेस कैसे होता है, कैसे बिल बनता है, ये सब हम डिस्कशन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो बने रहिएगा, पार्लियामेंट इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक और देश की पॉलिटिक्स को समझने में भी आपको हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।